हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और इस महानवा का स्टार्टिंग एक प्रिजन से होती है और इस प्रिजन का नाम स्मोक वुल्स माउंटेन प्रिजन है। तब हम देखते हैं उस प्रिजन में काफी सारे कैदी होते हैं और वो सारे कैदी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तब हम उन सारे कैदी में से इस कैदी को देखते हैं और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम यांग वू है। ये आगे की तरफ चलता चलता एक छोटी सी पत्थर से टकराता है। इसके वजह से इसकी बैलेंस टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है, कोड़े निकाल कर इस पर मार देता है। इसके बाद यांग वू पीछे मुड़कर देखता है, तब वो बंदा फिर से इस पर अटैक देते हैं और वो अटैक करने वाला बंदा यही है और यही इस प्रिजन का 68th एरिया का वार्डन है और इसका नाम जू जी यांग है। ये हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि यांग तुम कचरा कहीं का, क्या तुम फिर से जमीन पर पड़ा हुआ रेस्ट कर रहे हो क्या? ऐसा मेरा होता बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और अगर तूने यहाँ पर अच्छी तरह से खुदाई नहीं की तो मैं तुझे तड़पा कर मारूंगा और इसके बाद तू अगले दिन बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। तब यांग अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार मेरा हालत इतना घटिया बन गई कि अब इस जैसा वीक वार्डन भी मुझे बुली करने लगा। और ऐसा सोचता हुआ यांग को देखकर उस गार्डन को और भी गुस्सा आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम कुत्ते गए क्या, तुम वहां पर बैठकर क्या सोच रहे हो? अभी उठो और काम पे लग जाओ वरना इस बार तुझे सच में जान से मार डालूंगा। और ये बोल के उस कोड़े लेकर फिर से उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहां पे एक गोल्डन बॉल वाला बंदा आ जाता है और इसका नाम तीन मंकी संडू है और बोलने लगता है प्लीज वार्डन आप रुक जाए, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर कुछ ही दिन पहले आया था, इसीलिए उस बंदे को यहाँ का रूल्स अच्छी तरह से बता और मैं बता दूंगा उसको। इसके बाद वो अच्छी तरह से काम करने लगेगा। पर तब भी आपको गुस्सा शांत नहीं होगा, आप उसके बदले मुझे कितनी बार चाहते तो उतना बार मार सकते हैं वो कोड़े से। ये सुनने के बाद वार्डन कहता है कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं, पर तुम उस कचरे के जल्दी से जल्दी समझाओ इसका सिचुएशन के बारे में, वरना ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा प्रिजन में। ये सुनने के बाद संडू कहता है हाँ वार्डन आप जैसे कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। ये सुनने के बाद वार्डन वहां से जाने लगता है। जाता जाता यांगू से कहता है कि यांगू ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है और इससे बाद में कभी भी तुझे आराम करते देखा तो तेरा खैर नहीं। ये बोलने के बाद वो वार्डन वहां से चला जाता है। जाते जाते ये सोच रहा होता है कि मेरा बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि इस यांगू बंदे को इतना मारू इतना टॉर्चर करूं कि ये दर्द से चिल्लाए और यहाँ से भागना चाहे। भी मेरा बॉस का ऑर्डर को मान के इसको रोज टॉर्चर करता रहा, फिर भी वो चुपचाप वो सब सहता रहा। पर मुझे ये ऑर्डर मिली कि मैं इतना टॉर्चर करूं कि वो सह नहीं पाएगा, पर वो आसानी से सह रहा है ये सब, तो इसीलिए मैं उसे टॉर्चर करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। ये सोचता ये आगे बढ़ रहा होता तभी इसके पीछे से एक गार्ड आ जाता है और बोलने लगता है कि वार्डन सर आप इस जैसे कचरे कैदियों के लिए आपका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप उस बंदे को टॉर्चर करना ही चाहते तो आप ही क्यों कुछ और कैदियों को बेचते उसे टॉर्चर करने के लिए? ये सुने को तो वार्डन हंसते हुए बोल रहा होता कि हाँ तूने सही कहा, तो इसीलिए जल्दी जाओ उस वांगियन को बोलोगे इस बंदे को टॉर्चर करने के लिए। ये सुने के बाद वो गार्ड भी ठीक है बोल के वहां से चले जाते हैं। वो लोग वहां से जाने के बाद यांगू नीचे से उठता है और काटने लगता है। ये देखने के बाद वो संडू इसको लकड़ी के कुल्हाड़ी देते हुए बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो भाई? ये सुनने के बाद यांगू कहता है कि हाँ मैं ठीक तो नहीं बोल सकता पर मैं जी लूंगा। तब संडू इससे पूछता है कि क्या भाई तूने कोई बड़े फैमिली के बंदे को गुस्सा दिलाया? क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम यहाँ आकर 3 दिन हुए फिर भी वो वार्डन हर दिन तुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर आता था और तुम्हें भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तू कोई छोटी फैमिली से आया, तू भी एक बड़ी फैमिली का बंदा ही लग रहा है। तो तुम्हारा कहानी क्या है और तुम यहाँ पर कैसे आए हो? ये सुनने के बाद यांगू कहते हैं हाँ तूने सही गेस किया, मैं पहले एक वाइकाउंट था पर कुछ वजह से मुझे ये जेल में डाल दिया गया। अगर मैं पिछले की तरह ताकतवर बनूं तो उस वार्डन को मैं इससे 1000 गुना टॉर्चर करूंगा। ये सुनने के बाद संडू अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार इसे इतना टॉर्चर किया गया कि ये आप बाहर जाने के बारे में सोच रहा है और उस वार्डन को ही टॉर्चर करने के बारे में सोच रहा है और पहले मैं वाइकाउंट हूँ ये हूँ वो हूँ ये सब बेके बात कर रहा है। तब हम इस यांगू को देखते हैं और तो इसका फ्लैशबैक भी हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले जब ये सड़क पे जा रहा होता तब सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे यार उसे देखो वो यांग फैमिली का जीनस है यांग। 16 साल की उम्र में मार्शल आर्ट में काफी बड़ा जीनस बन चुका है। इतना ही नहीं वो काफी बड़े फैमिली से भी आता है क्योंकि वो यांग फैमिली 100 सालों से भी ऊपर से वाइकाउंट का काम करते आ रहे हैं। तब कोई और बंदा बोलता है कि अरे यार उसे देखकर मुझे जलन नहीं आ रहा है। तभी अभी सीन उठता है। तब यांगू के फादर यांगू से बोल रहे होते हैं कि बेटा हमारे कंट्री के प्रिंस ने तुझे एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उसके बेटी और तेरे के बीच में शादी के बारे में है। वो तुमसे उसकी बेटी टैंग जियो यान की शादी करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद यांगू कहता है नहीं फादर वो प्रिंस हो किंग हो कुछ और हो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं किसी और लड़की से पसंद करता हूँ और यही रिप्लाई उस प्रिंस को दो। और ये सुनने के बाद वो रिप्लाई देता है। तब प्रिंस ये सुनने के बाद गुस्से होकर बोलता है कि
क्या उस यांग फैमिली की हिम्मत कैसे हुई मेरे मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने की? ऐसा लगता है कि वो फैमिली वाले बंदों को उनकी औकात नहीं पता है, इसीलिए मैं उनकी औकात दिखा के रहूंगा। इसीलिए गार्ड्स वहां पर जाओ और सारे यंग फैमिली के बंदों को प्रिजन में डालो। ये सुनने के बाद वो सारे गार्ड्स भी ऐसा ही करने लगते हैं, वो सारे यंग फैमिली के बंदों को प्रिजन में डालने लगते हैं। तब यांग बोल रहा होता है कि शादी रिलीज करने की चॉइस मेरी है, इसीलिए तुम किसी को पनिश करना चाहते हो मुझे मार डालो, पर मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं किया इसीलिए उनको भी को छोड़ दो। इसके बाद यांग के भाई यांग वेन जाकर एम्परर से विनती करता है कि प्लीज एम्परर, मैं अपना साइंस प्राइमस पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर आप मेरे भाई को बख्श देंगे। तभी अब सीन शुरू होता है, यांग के सामने एक बंदा स्क्रॉल पढ़ रहा होता है और उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारा ब्रदर यांग वेन ने जाकर एम्परर से विनती की, इसीलिए एम्परर ने तेरा डेथ पेनल्टी को पनिशमेंट को कैंसिल करके कुछ और पनिशमेंट दिया, और वो पनिशमेंट ये है कि तुम्हारा पूरा कल्टिवेशन बर्बाद किया जाएगा और तुम्हारा अपने पूरा जिंदगी स्मोक वुल्स माउंटेन प्रिजन में एक लोअर क्लास प्रिजन की तरह जियोगे, और आज ही तुम्हें वो प्रिजन में भेज दिया जाएगा। और यही एम्परर का फाइनल ऑर्डर है। इसके साथ ही ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। तब यांग वू अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मॉम डैड मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से ये सब हुआ है, पर आप मेरा इंतजार कीजिए क्योंकि मैं इस प्रिजन से जल्दी किसी न किसी तरह से निकल जाऊंगा। उसके बाद आपके पास आकर आपको बचाऊंगा और उन सारे बंदों को मारूंगा जिसने हमारे यांग फैमिली का हालत ऐसा किया है, क्यों ना वो प्रिंस हो या एम्परर हो या उसका बाप भी हो। और उतना कमिटमेंट से भरा हुआ फेस को देखकर संडो अपने मन में सोच रहा है अगर मैं यहाँ पर मारूंगा नहीं तो मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा बुरी बंदे जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये सोचता सोचता दोनों खुदाई कर रहे होते हैं, पर तभी यांगू कुछ दिखाई देती है। उसे देखने के बाद ये पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ जमीन पे क्यूट सा पप्पी होती है। तभी यांगू उस पप्पी को जमीन से उठा लेता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि 3 दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया, फाइनली कुछ मिल गए जो कि मेरे पेट को भर सकती है। ये सोचने के बाद उस पप्पी को और भी पास ला लेता है और अपने पानी से भरा हुआ मुंह से बोलता है कि अगर मुझे जल्दी खाना नहीं मिला तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े दिल वाला पप्पी हो, इसीलिए मेरा बात मानो, इस बार मेरे लिए सैक्रिफाइस बन जा और मेरे पेट में जा। इसके बाद तेरे एहसान मैं अपने पूरे जिंदगी भर याद रखूंगा। ये सुनने के बाद वो पप्पी डर जाती है और रोने लगती है और इसके बाद तुरंत ही वो कहीं से एक बड़ा सा गोल्डन वॉलनट बाहर निकलती है। ये देखने के तुरंत बाद ही यांगू उस वॉलनट को ले लेता है और अपने शर्ट के अंदर रख लेता है और बोलने लगता है कि ओहो तेरा मतलब यह है कि तेरे बदले ये वॉलनट को खाऊंगा मैं, ठीक है काम चला लूंगा, और तुम भी ज्यादा क्यूट और समझदार हो इसीलिए मुझे तुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसलिए अब से हम दोनों दोस्त हैं। इसके बाद भी अगर तुझे कोई और वॉलनट मिले तो मेरे पास जरूर लेके आना। सब बोल ही रहा होता है तभी इसको कुछ महसूस होता है और सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है वो वॉलनट मेरे शर्ट के अंदर जाने के बाद मेरे अंदर का गर्मी को थोड़ा बढ़ गया, मेरे अंदर का एनर्जी भी थोड़ा बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वॉलनट ऐसी वैसी वॉलनट नहीं, इसीलिए मुझे उसका खाने के पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। ये सोचता सोचता फिर से खुदाई कर रहा होता तभी उसको एक हेमेटेड स्टोन मिलती है। ये देखने के बाद ये खुश होते वो सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे एक हेमेटेड स्टोन मिल गई, इसे एक्सचेंज करने के बाद मुझे आसानी से फूड मिल सकती है। तभी वहां पे कोई आता और उस हेमेटेड स्टोन पर पैर रख के बोल रहा होता है आय हाय मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा लक इतना अच्छा है क्योंकि मैं वॉक करता करता मुझे एक हेमेटेड स्टोन मिल गया। ये देखने के बाद यांगू गुस्से से कहता है कि हु द फक आर यू। तब हम देखते हैं वो पेड़ की ओनर ये लड़की होती है, ये उस हेमेटेड स्टोन को हाथ में लेकर बोल रहे होते हैं कि क्या तुम ही हो नया बंदा, क्या तुझे सच में मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तब हम इस मोटे औरत के बारे में बताया जाता है कि ये इस प्रिजन के एक गैंग का लीडर है और वो वार्डन बात करने वाली वांगयान यही औरत है। सुनने के बाद यांगू कहता है बद्दा सुअर तू कौन है, उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जल्दी उस हेमेटेड स्टोन को मुझे दे दो। सुनने के बाद ये लंबू काफी गुस्से से कहता है बच्चा क्या तू तमीज से बात कर, क्योंकि हमारे वांगयान सिस्टर ही हमारी एरिया 68 का नाजुक सा फूल है, अगर तूने उसे फिर से बेइज्जती करने की कोशिश की तो तुझे तड़पा कर मारूंगा मैं। तब ये मोटू लंबू से कहता है उससे क्यों बात कर रहे हो, हम दोनों अभी जाएंगे और उससे मजा चखेंगे, उसके बाद उसको अपने आप ही पता चल जाएगा यहाँ पर का बास कौन है। तब वांगयान कहती है कि तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, मैं उस बंदे से कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा हैंडसम लग रहा है। ये सुने बाद यांगू कहता है बद्दा सुअर तुझे देख कर ही मुझे उल्टी आ रही, इसीलिए तुरंत ही उस हेमेटेड स्टोन को मुझे दे दो वरना तेरे लिए अंजाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ये सुने के बाद वो औरत बोलती है कि आय है कितना कठिन आदमी है ये, मैं ये हेमेटेड तुझे देने के लिए तैयार हूँ और यही नहीं बल्कि हर दिन तुझे 5 या 10 हेमेटेड देने के लिए तैयार हूँ अगर तूने रात में आकर मुझे सेटिस्फाई किया तो। ये सुने तुरंत बाद ही यांगू को उल्टी आने लगते, पर उस उल्टी को रोक के ये बोल रहा होता है कि मैं मरना पसंद करूंगी तुझे सेटिस्फाई करने से पहले। ये बोल के ये एक शवल को लेकर उस औरत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो औरत उस शवल को आसानी से पकड़ के फेंक देती है।
पर तभी यांगू अपने पंच को लेकर उसके पेट के बैठ अटैक करता है। ये देखने के बाद ये दोनों बंदे मन में सोचने लगते हैं कि अरे यार मुझे जलन हो रही है उस बंदे से, अगर उसके प्लेस में मैं होता मजा ही आ जाता। तब हम देखते हैं वो मोटी औरत उस पंच को भी से लेते हैं और उसके बाद यांगू को पकड़ के अपने बड़े बड़े अरमान से जैसा चिपका लेती है। उसके बाद ये बोलती है कि मैं तुझे मरता बिल्कुल भी देख नहीं सकती, इसीलिए तू मेरे साथ रहे और मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी। सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखो, तुम और मैं एक ही कमरे में पूरे रात मजे करेंगे तो मजा ही आ जाएगा ना। तब हम यांगू को देखते हैं वो बड़े बड़े अरमान में फंसकर सोच रहा होता है कि अरे यार ये बद्या और उसके पास कुछ ज्यादा ही ताकत है, और मेरे बारे में बोलूं तो मैं 3 दिनों से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं इसको रेसिस्ट करने की ताकत भी अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। उतने में ही वहाँ पे वो पप्पी आ जाते हैं और वो उसके हाथ में हैंडरेड लेके भागने लगती है। ये देखने के बाद वांग गुस्से से चिल्लाती है कि पागल कुत्ता कहीं का, तू यहाँ पर कैसे आया? लंबू मोटू आप भी जाओ उस कुत्ते को मार के उस हैंडरेड स्टोन को मेरे पास लेके आओ। ये ऑर्डर सुनने के बाद तुरंत ही वो 2 लोग उस पप्पी के पीछे पड़ जाते हैं, पर वो पप्पी रुकने का नाम ही ले लेता। तब वो अरमानों के अंदर से बाहर आने के बाद यांगू लिटरली जमीन पर उल्टी कर देता है। सोचने लगता है कि अरे यार वो मोटे सुअर का क्या ओ अरमान, अरे यार ये सोच के मेरे फिर से उल्टी आने को, ये बोल के वो फिर से उल्टी कर देता है। तभी पीछे से वांग यान आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जानू मेरे ऑफर के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलना, उसके बारे में 2 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तू मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया तो मैं तुझे एक भी हेमेटेड मिलने नहीं दूंगी। अगर लकी वजह से तुझे एक हेमेटेड मिल भी गया तो उसे फूड के बदले एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। ये बोलकर वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते बोल रहे होते वो दोनों कमीने मिलकर भी एक छोटे से कुत्ते को भी नहीं पकड़ पाया। तब हम देखते हैं कि वांग यान वहां से जाने के बाद यांगू जमीन पर गुस्से से पंच करता हुआ बोल रहा होता है कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उस मोटे सुअर को अपने हाथों से फाड़ डालूं, पर मेरे पास उतना ताकत नहीं है। अब ये देखने के बाद संडू वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है अरे यार तू इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुझे देखकर मुझे पूरी तरह से जलन हो रही है। ये सुनने के बाद यांगू थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि मुझे देखकर तुझे जलन हो रही है, पर क्यों? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे देखकर तुझे तरस आना चाहिए। तब संडू कहता है कि मैं भी मानता हूँ वो वांग यान बड़ी मोटी है, पर उसके वजह से उसके अरमान भी काफी बड़े बड़े हैं। अगर एक बार सिर्फ एक बार उन बड़े बड़े अरमानों के बीच में फंस जाता तेरी तरह, उसके बाद मैं मर भी जाऊं फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगी। ये सुनने के बाद यांगू फिर से उल्टी कर लेता और बोलने लगता चुप हो जाओ भी। पर संडू बिल्कुल भी चुप नहीं होता और वो आगे बोलने लगता है कि इतना साल यहाँ पर रहने के बाद वो जैसे सुअर भी मुझे अट्रैक्टिव दिखने लगी, वैसे भी ये खूबसूरती या बदसूरती क्या है वो सब हमारे मोह माया है। वैसे भी ये दिन क्या है, रात क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है, वो सब एक ही है। ये सुनने के बाद यांगू रोते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रिजन से बाहर जाना पड़ेगा, वरना मैं भी इसकी तरफ पागल बन जाऊंगा। तभी एपिसोड शिफ्ट होता है अगले दिन का। तब ये दोनों फिर से खुदाई कर रहे होते हैं। तब संडू कहता है कि भाई तूने मुझे पहले बोला था कि तुम यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हो, मैं तुझे बताना चाहता हूँ यहाँ से निकलना थ्योरी में बड़ा आसान है, पर रियलिटी में निकलना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ये सुनने के बाद यांगू कहते हैं हाँ मैं भी सुना था कि इस प्रिजन के रूल्स के मुताबिक जो भी बंदा 50 टन का हेमेटाइट इस प्रिजन को देगा वो इस प्रिजन से बाहर निकल सकता है और उसका सेंटेंस भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि उन कमीने बंदे ने मेरे पूरा डेंडियंस को बर्बाद कर डाला, इस वजह से मैं एक औरत के सामने ही फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस 50 टन हेमेटाइट को खोदने के लिए मुझे कितना समय लगेगा और मैं कब यहाँ से जा पाऊंगा। उतने में ही वो पहले दिन वाला पप्पी वहाँ पे आ जाती है और उसके मुंह में वो हेमेटाइट स्टोन भी रहता है। तब यांगू भी उस पप्पी को देखता है। देखने के बाद यांगू उस पप्पी को उठा लेता है और बोलने लगता है अरे अरे कितना अच्छा बच्चा है ये हेमेटाइट फिर से मेरे पास वापस लेके आया, तो इसीलिए छोटा पप्पी अभी से तुम मेरे साथ ही रहेगा ना, अगर मेरे पास सखाना होगा तो जरूर तुझे खिलाऊंगा, पर इससे पहले तुम्हारा नाम रखना जरूरी है क्योंकि तुम ब्लैक कलर में दिख रहे हो, इसीलिए तुम्हें अब से ब्लैक ही बुलाऊंगा। तभी वहाँ पे संडा हो जाता है और बोलने लगता है कि ये पप्पी देखकर ऐसा लग रहा है कि एक इंटेलिजेंट पप्पी है क्योंकि ये फिर से हेमेटाइट तेरे पास लेके आया। इसके तुरंत बाद ही वो पप्पी को नीचे रख देता और दोनों फिर से खुदाई करने के लिए चले पड़ते हैं। अब यांगू बोल रहा होता कि वो पप्पी के बारे में 1 सेकंड तो छोड़, हमें पहले खुदाई करना चाहिए। ये सुनने के बाद संडू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रात में हमें खाना के कुछ भी नहीं मिलेगा और उस पप्पी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे खुदाई करता करता शाम हो जाती है। तब ये 2 लोग खा रहे होते हैं। तब यांगू कहता है कि अरे यार हम सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन खुदाई करते रहे फिर भी वो हेमेटाइट के अलावा कुछ भी नहीं मिला हमें, और उस हेमेटाइट को एक्सचेंज करने के बाद हमें यही फूड मिला और ये फूड को देखने के बाद मुझे खाने की मन ही नहीं कर रहा, पर हम क्या ही कर सकते हैं, हम खाना ही पड़ेगा। ये बोल के वो खाने लगता है। तभी पीछे से एक बंदा आकर इस पर अटैक कर देते हैं। इसके वजह से सामने की तरफ गिरता है और इसका फूड भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं नीचे गिरकर। ये देखने के बाद यांगू गुस्से से कहता है कि कमीना गाय का मैं 3 दिन के बाद अब खाना खा रहा हूँ और वो भी तूने बर्बाद कर दिया। और
वो अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि ये लंबू ही होता है और ये बोल रहा होता है कि क्या तुमने भूल गया कि जो हेमेटाइट को तू एक्सचेंज करके फूड खा रहे हो और वो हेमेटाइट हमारे सिस्टर की है, उसके हाथों से वो हेमेटाइट स्टोन तेरा कुत्ता लेके गया, फिर से तू आकर तुझे दिया। वही नहीं, मेरा सिस्टर तुझसे पहले ही बोला था कि उसे सेटिस्फाई करो और उसके बाद तुझे कि जितना हेमेटाइट चाहे उतना देगी वो। अगर तूने मेरे सिस्टर का ऑफर को मना किया है तो तू भूखा ही मर जाओगे। ये सुनने के बाद यांग वू काफी गुस्सा आ जाता है और इस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता, कामिना कहीं का तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूड को नीचे गिराने की। ये बोल के उस पर एक मुक्का मार लेता, पर वो बंदा आसानी से डांस करके बोल रहा होता है कि अरे 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 कितना वीक पंच है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, रुको मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि असली स्ट्रेंथ क्या होता है। और ये बोल के यांग वू के हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद उसके शोल्डर पर एक जोरदार मुक्का कर लेता है। इस अटैक की वजह से यांग वू के हाथ की हड्डी टूट जाती है। ये देखने के बाद वो लंबू हंसते हुए बोल रहा होता है कि तेरा पनिशमेंट यही पर ही नहीं खत्म होते। और ये बोलने के बाद वो यांग वू को उठा लेता है, उसके बाद जोर से जमीन पर दे मारता है। ऐसा होने के बाद यांग वू दर्द से जमीन पर पड़ा कास रहा होता है। तब ये लंबू कह रहा होता है कि अगर मेरा सिस्टर तुझे पसंद नहीं करती अभी तक मैं तुझे मार ही डालता, उसके बाद तू जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर होता। देखो बच्चा, ये मेरा आखिरी चेतावनी है, अगर आज रात को तू मेरे सिस्टर को सेटिस्फाई करने नहीं आओगे तो तू कल का सुबह नहीं देख पाएगा, ये बात याद रख। ये बोलने की तुरंत बात ही वो लंबू वहां से चले जाता है। तब हम देखते हैं यांग वू जमीन से उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका हालत इतना बुरी होती है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता। तब हम देखते हैं संडू वहां पर आ जाता है और बोलता है कि भाई तुझे उठने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं भी तेरे साथ यही पर बैठूंगा। और वो अपना शेयर का खाना यांगू को देते हुए बोल रहा होता है कि ये लो, ये खा लो, इसके वजह से तुझे एनर्जी मिलेगी थोड़ी। ये सुनने के बाद यांगू उस खाने को खा जाता है और बोलने लगता है कि भाई तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग ये देखेंगे तो वो मेरे साथ तुझे भी परेशान करना स्टार्ट करेंगे। तब संडू कहता है कि तो क्या, मैं दिखने में थोड़ा पतला लगता हूँ पर फिर भी मैं कितना भी कुटाई को सह सकता हूँ, इसीलिए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता। ये सुनने के बाद यांगू कहता है कि अगर ऐसी बात है हम दोनों अभी से भाई है, अगर तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो जरूर पूछना मुझसे। तभी हम संडू की तरफ देखते हैं, वो नीचे पड़ा हुआ खाने को ऊपर उठाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुझे ये चाहिए। ये सुनने के बाद यांगू कहता है कि पर वो खाना गंदा हो गया। ये सुनने के बाद संडू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक खाने को मैं खा लेता हूँ, अगर हम जिंदा भी नहीं बच पाए तो हम यहाँ से निकल कैसे पाएंगे। ये बोल के ये उस फूड को खाने लगता है। ये देखने के बाद यांगू भी नीचे पड़ा हुआ खाना को उठा लेता है और बोलने लगता है कि हाँ तूने सही कहा, हम जिंदा भी नहीं बच पाएंगे तो हम कैसे यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ये बोल के यांगू भी उस फूड को खाने लगता है। ये देखने के बाद संडू कहता है हाँ तूने सही किया, अगर हमारे पास फूड है तो हम उस फूड को जरूर खाना चाहिए क्योंकि ऐसे ही हम सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे। और ऐसे ही बातें करते करते दो लोग वो सारे फूड को खत्म कर देते हैं। अब तब हम देखते हैं वहाँ पे रात हो जाती है। तब हम यांगू को देखते हैं, वो जमीन पर लेटा और सोच रहा होता है कि वो पप्पी से दिया गया वो वॉलनट मेरे पास रखने की वजह से ही मेरा एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके रिप्लेस होती जा रही है और मुझे अच्छी तरह से फील हो रही है। क्या उस वॉलनट के पास कुछ मैजिकल पावर है क्या, अगर उसे खाने के बाद मेरा इंजरी ठीक हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। अरे यार मैं भी ना क्या क्या सोच रहा हूँ, वो सब कहानी में होती है, रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर वो वॉलनट के पास उतना ही मैजिकल पावर होते तो वो पप्पी ही वो वॉलनट को कभी का खा जाता। तो इसीलिए मुझे उस वॉलनट के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और मुझे सोने की जरूरत है। ये बोल के वो सोने लगता है और ऐसे ही काफी देर बीत जाता है और वो यांगू अभी भी सो ही रहा होता है। तभी वो छोटा सा पप्पी वो गोल्डन वॉलनट को वहां पर ले आती है और वो सीधा यांगू के मुंह में डाल लेती है। और गैस वो पप्पी वो वॉलनट को कहीं और से नहीं बल्कि यांगू के शर्ट के अंदर से ही निकालती है और इसके बाद इसके मुंह में डाल देती है। तब हम देखते हैं वो गोल्डन वॉलनट यांगू के पेट के अंदर के जाने के बाद वहां से फट जाते हैं और इसके अंदर से गोल्डन लाइट बाहर आने लगती है। और उतना लाइट आने के बाद भी यांगू बिल्कुल भी नहीं उठता। तब हम उसके सपने में देखते हैं, सपने में उसे कोई बुला रहा होता है। तब ये देखने के बाद यांगू चिल्लाता है कि कौन है वह। तभी हम देखते हैं उसके चारों तरफ काफी सेक्सी लड़कियां आ जाते हैं और वो लड़कियां बोल रहे होते हैं कि यांगू मेरे साथ खेलो। नहीं मेरे साथ खेलो। ये सुनने के बाद यांगू बोलने लगता है कि हाँ मैं सभी से खेलूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ये को भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये बोल के ये उन लड़की को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब हम बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ वो असल में उस पप्पी को किस कर रहा था। तब वो पप्पी रोता हुआ उसे रोक रही होती है। तब हम फिर से उस सपने में देखते हैं, तब वो और भी लड़कियां और बोलने लगते हैं कि मिस्टर यांग मेरे साथ खेलो, नहीं मेरे साथ खेलो, मेरे साथ मजा करो। उतने में ही वो सारे लड़के दुआ में बदल जाते हैं। तब एक लड़की वहां पे आ जाती है और बोलने लगते हैं कि ये लो, ये पीच को खा लो। ये सुने तुरंत बात ही यांग उस पीच को ले लेता है और खाने लगता है और बोलने लगता है कि मैं इसके सीड को भी खा लूंगा। तब वो पीच देने वाला लड़की बोलती है कि तुम्हारा नसीब में यहाँ पर मरने का बिल्कुल भी नहीं लिखा है, इसीलिए तुझे
तुझे एक मौका दिया गया और वो मौके की वजह से तुझे 9th जनरेशन ग्रैंड सुप्रीम टेक्निक मिल गया। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तू आगे जाकर डेंटियंस को ठीक करके और भी स्ट्रांग बन जा पहले से ज्यादा, और ये सारी दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख दो। ये सुनने के बाद यांग चौंकते हुए पूछता है कि 9th जनरेशन ग्रैंड सुप्रीम टेक्निक वो क्या है। इसके माइंड में एक आवाज आती है और आवाज बोलती है कि यार पूरा नाइस स्काइस है और काफी सारे यूनिवर्स भी हैं, और अगर तूने यिंग यांग के पीछे सीक्रेट को जान पाएगा तो इस पूरे दुनिया को हिला कर रख सकता है, उससे भी ज्यादा एक इमोर्टल भी बन सकता है। तभी सपने में ही इसके पेट से काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकालने लगती है, वो भी गोल्डन कलर वाली। तब हम बाहर की तरफ देखते हैं, वहां पे वो ब्लैक की वेट करता करता बोर होकर यांगू के पास ही वो पूरी तरह से सो जाती है। और ये ऐसे ही काफी देर बीत जाता है और हम देखते हैं सुबह भी हो चुका होता है। तब हम देखते हैं कि यांगू सुबह ही उठते हुए सोच रहा होता है कितना अच्छा ड्रीम आया कल, अगर ऐसे ही ड्रीम्स हर दिन आ जाए तो मजा ही आ जाता। पर ये सोचता हुआ ये अपने हाथ की तरफ देखता है। इसके बाद वो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है, वो भी आसानी से हिल जाती है और इसके बाद दर्द भी नहीं होता। ये देखने के बाद ये भी हिल जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा 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 कैसे हुआ, मेरा हाथ कल ही टूट गया था पर अब इसे देखो तो ये पूरी तरह से हिल हो गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इसके बाद ये अपना पूरी बॉडी को चेक कर लेता है, तब ये देखता है कि उसकी पूरी इंजरी हील हो चुकी होती है। ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे एक बार सोचना पड़ेगा। और तब ये सोचने लगता है कल रात मुझे एक ड्रीम हुआ है और उसी ड्रीम में मैं काफी लड़कियों से साथ मजा किया, पर उसके बाद एक लाल बाल वाला लड़की मेरे पास आई एक पीच फ्रूट को लेके और उस पीच फ्रूट को मैं खा भी लिया था। क्या उसके वजह से सब हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या मैं अब भी सपना देख रहा हूँ? ये बोल के अपने आप को पिंच करने लगता है। तभी इसको याद आती है कि हाँ एक सेकेंड, उस ड्रीम में मुझे एक टेक्निक भी दिया गया, उसका नाम है 9th जनरेशन ग्रैंड सुप्रीम टेक्निक। ये सोचने के बाद वो मेडिटेशन के पोज में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे वो मंत्र अभी भी याद है। ये सोचता हुआ वो मंत्र को पढ़ने लगता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर 9 स्काइज है और उनमें काफी सारे यूनिवर्स भी है, अगर तुम यिंग यांग के पीछे सीक्रेट के पता कर पाए तो इस पूरी दुनिया को हिला के रख सकते हो और इसके साथ इमोर्टल भी बन सकते हो। ये बोलने के तुरंत बाद ही इसके पेट के अंदर से गोल्डन लाइट बाहर आने लगता है और सोचने लगता है कि अरे यार वो गोल्डन लाइट मेरे अंदर से आई और मेरा पूरा डेंटियंस को ठीक करके चली गई। पर तभी ये थोड़ा सैड हो जाए, सोच रहा होता है कि अरे यार मेरे डेंटियंस तो वापस आ गए पर मेरे माल जरा कल्टीवेशन पूरी तरह से अब खत्म हो गई, तो इसीलिए मुझे वो कल्टीवेशन को शुरू से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सोचने के बाद ये अपने शर्ट के अंदर वो वॉलेट के लिए सर्च करने लगता पर वो वॉलेट बिल्कुल भी नहीं मिलती इसके। तब ये सोचने लगता है अरे यार वो वॉलेट मुझे मिल ही नहीं रही, क्या वो वॉलनट की, वो पीच फ्रूट की और मेरा पूरा इंजीनियर हील होने की और डेंटियंस भी ठीक होने के रिलेशन क्या है। तभी ये सोचने लगता कि एक सेकंड वो वॉलनट मेरे पेट के अंदर गई तो किसी ने मुझे खिलाया होगा वो वॉलनट को, पर कौन हो सकता है? वो संडू बिल्कुल भी नहीं खिलाता क्योंकि वो वालनट को देखने के बाद वो खुद ही खा लेता है। अगर उसने मुझे खिलाना भी चाहता तो वो नींद में मुझे बिल्कुल भी नहीं खिलाता। एक सेकंड, क्या वो ब्लैक ने किया होगा? मुझे पहले ही लगा था कि वो ब्लैक ही एक आयरा गेरा नत्तू गेरा डागी नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट और समझदार डागी है। पर अगर उसने मुझे खिलाया तो कैसे खिलाएगा? तब ये इमेजिन करने लगता है और इस इमेजिन करने के बाद फिर से उल्टे आने लगते हैं, पर वो रोक के सोच रहा होता है कि अरे यार क्या वो डागी मुझे किस करके वो वॉलनट को मुझे खिलाया? आज मेरा पूरा दिन ही खराब है। पहले वो मोटा सुअर ने आकर उसके बड़े बड़े अरमानों से मुझे चिपका लिया, फिर रात में सोते वक्त ये पप्पी आकर मुझे किस किया। अरे यार ये सब देखने पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और ये अपने शवल को लेके खुदाई करने के लिए निकल पड़ता है। यांगू काफी देर खुदाई करने के बाद सोच रहा होता है अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना देर खुदाई करने के बाद भी मुझे 1% भी थकान महसूस नहीं हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास लिमिटलेस एनर्जी है और मेरे अंदर को एनर्जी को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया, एक सोल्जर लेवल का। ये अच्छी बात है क्योंकि मैं ये खुदाई करता करता अपने स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकता हूँ और कल्टीवेशन के मामले में सोल्जर लेवल के ऊपर भी जा सकता हूँ। उसके बाद मैं ये घटिया प्रिजन से ही बाहर जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे संडो हो जाता है और बोलने लगता है कि भाई तेरा हाथ तो टूट गया था और वो इतने कम समय में कैसा ठीक हो गया? तब यांगू कहता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे, पर मेरा डेंटियंस अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुने हुआ संडू कहता है कि अगर ऐसी बात है वो तेरे लिए अच्छी बात है, पर अगर तू यहाँ से ज्यादा समय मेरे बारे में मत भूलना, मुझे भी यहाँ से लेके जाना। ये सुने हुआ यांगू कहता है भाई मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो तेरे साथ ही जाऊंगा और अभी के लिए मेरे पास एक आइडिया भी है और उस आइडिया को यूज करके हम इस एरिया 68 का हिट भी बन सकते हैं। ये सुने वो संडू बोलता है कि भाई तू ऐसा मजा करके मुझे बिल्कुल भी डरना मत,
तब यांगू कहता है कि एक बार तू ही सोचो, अगर ये एरिया 68 का हम हेड बनेंगे नहीं तो हमें कितना साल लगेंगे उस 50 टन का हेमरेट करेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, फिर भी मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर जिसके पास ताकत होती है उसके ही सारे लोग सुनते हैं। ये सुने बस संडू थोड़ा डरते हुए बोल रहा होता है कि पर मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुने बाद यांगू कहता है कि तुझे डरने की या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुझे अच्छे मार्शल आर्ट सिखा के तुझे भी एक अच्छा मार्शल आर्ट्स बनाऊंगा और इसके बाद तुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुने वो संडू खुश होते वो बोल रहा होता है, क्या सच में तू सीखा है वो मुझे? मैंने पहले ये सुना था कि काफी बेसिक मार्शल आर्ट स्किल को सीखने के लिए भी काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर तूने सच में मुझे वो मार्शल आर्ट स्किल्स को सीखा है तो मैं सच में तेरे प्लान्स में मदद करूंगा। तभी यांगू कहता है कि हाँ मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा, और वो भी वैसा स्किल नहीं बल्कि हमारी यंग फैमिली का स्किल है, पर तूने पहले कोई भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए मैं तुझे एक बेसिक स्किल सिखाऊंगा। नॉर्मली ये मेरा फैमिली के बंदे के अलावा किसी और को नहीं सिखाई जाती, पर तू मेरा भाई है इसीलिए मैं तुझे सिखा रहा हूँ। और ये बोल के वो सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ऐसे सिखाने लगता है। तब हम देखते हैं कुछ देर बीत जाते हैं। तब यांगू संडू से पूछ रहा होता, क्या तुम उन सारे मूव्स को याद कर लिया? तब वो जवाब देता, हाँ मैं सारी मूव्स को याद कर लिया भाई। मैं अब से ये मानता हूँ कि तुम मेरा भाई से भी बड़े कर हो, और ये सारे मार्शल आर्ट मुझे सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद यांगू कहता है कि तुम्हें इतना ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहेंगे और स्ट्रांग बनते रहेंगे। एक दिन आएगा तब हम पूरी दुनिया की हिला के रख देंगे। ये सुनने के बाद संडू कहता है कि हिलाएंगे जरूर हिलाएंगे, और हिलाने के बाद हम इस प्रिजन से बाहर निकल जाएंगे, पर पहले हम खुदाई पर ध्यान देना चाहिए। और ये बोल के वो दोनों लोग फिर से खुदाई करना चालू करते हैं। ऐसे ही काफी देर बीत जाती है और शाम हो जाती है। तब हम देखते हैं यांगू के हाथ में एक बड़ा सा हेमरटन स्टोन होता है। तब यांगू बोलता है कि अरे यार इतने देर खुदाई करने के बाद हमें इतना बड़ा हेमरटन स्टोन मिल गया, ये कम से कम 50 केजी होगी, और इसको एक्सचेंज करने के बाद हमें जरूर मीट मिलेगा। आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा पूरी तरह से। तब संडू कहता है कि मेरा लक तेरे जितना अच्छा नहीं था, फिर भी मुझे 20 किलो का हेमटेड स्टोन मिल गया, और इसके साथ ही मैं तेरा से सिखाए गए वो ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर रहा था वो खुदाई के समय। इसके वजह से मेरा एनर्जी तकने का नाम ही ले रहा था। ये सुनने के बाद यांगू कहता है कि मेरे फैमिली के टेक्निक्स तूने आसानी से और वो भी जल्दी सीख लिया, और वो भी मेरा एक बार सिखाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि तू बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखने के लिए पैदा हुआ है। तभी वहाँ पे वो लंबू दो और लोगों को लेकर आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम दोनों कचरे वहीं पर रुक जाओ। और यांगू तेरे बारे में क्या कल तेरा हाथ तोड़ने के बाद भी तुझे सबक नहीं मिला क्या? क्योंकि सिस्टर को सर्व करने के लिए तू कल रात बिल्कुल भी नहीं आया, और तेरा ये घमंड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे और भी पनिशमेंट की जरूरत है। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे आज जितना पनिशमेंट चाहिए उतना पनिशमेंट दे के ही ऐसे जाऊंगा। तब संडू कहता है कि मिस्टर लंबू आप प्लीज पहले शांत हो जाइए, और इस 20 किलो का हेमटेट लेके हम दोनों को माफ कर दीजिए, और आप अपने रास्ते में जाइए और हम अपने रास्ते जाएंगे। तभी ये लंबू कहता है कि यांगू तेरा किस्मत अच्छा है, क्योंकि पहले मेरा सिस्टर तुझे पसंद किया और इसके बाद इस जैसा अच्छा भाई तुझे मिल गया जिसे अच्छी तरह से पता है कि बंदों को कैसे खुश किया जाता है। दो लोगों को माफ कर सकता हूँ अगर इस 20 किलो के साथ तेरा 50 किलो के लिमिटेड भी मुझे दोगे तो। और इसके अलावा तेरे पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि मेरे सिस्टर के पास जाओ और उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करो, वरना आज तेरा दोनों हाथों को पूरी तरह से तोड़ के रख दूंगा। ये सुनने के बाद यांगू कहता है मैं कुछ दिनों से तेरे बुलिंग को सहते आ रहा हूँ, पर अब तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है। ये सुनने के बाद लंबू उसके पास आ जाता है और बोलने लगता है कि हाँ मैं करूंगा, बुल्ली पूरी तरह से करूंगा, तुझे और भी ज्यादा करूंगा, और कुछ ज्यादा बोलो तो तेरे दोनों हाथों के साथ तेरा दोनों पैर भी तोड़ दूंगा, क्या उखाड़ लोगे मेरा? ये बोलने की तुरंत बात ही वो 50 किलो के हेमटेड स्टोन को इससे छीन लेता है और अपने पास रख लेता है और बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तुझे कितना भी बुली करो तू मुझे फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू नल्ला है, इसीलिए ये सब बकवास बातें छोड़ो और मेरे सिस्टर को आके सेटिस्फाई करो। और ये बोल के वो हंसता हंसता वहां से चले जाने लगा। तभी हम देखते हैं ये सुने तुरंत बात ही यांगू उसके पीछे चले जाता है और इसके दोनों बाज पर अटैक कर देता है। इसके वजह से वो लंबू के दोनों अंडे फट के आमलेट हो जाते हैं, और ये अटैक करने के बाद वो लंबू तुरंत ही नीचे गिर जाता है और बोलने लगता है कि उस कमीने को अभी मार डालो। ये सुने तुरंत बात ही उन तीनों में से एक बंदा यांगू पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी यांगू एक जोरदार पंच करके उसके सिर को पूरी तरह से जमीन पे दफना देता है, और उस एक ही पंच की वजह से वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है और जमीन पर पड़ा हुआ रहता है। तब हम देखते हैं ये देखने के बाद वहाँ पे दो और बंदे होते हैं और वो दोनों पूरी तरह हिल जाते हैं और सोचने लगता है कि ये कैसे कर पाए। वो उतने में ही यांगू उन दोनों के सामने आ जाते हैं और उसके सिर को पकड़ के एक दूसरे के साथ टकरा देते हैं। इसके बाद वो दो लोग
भी बेहोश हो जाते हैं। तब यांगू बोलने लगता है कि कितना नालायक है। ये बोलने के बाद ये जमीन पर पड़ा हुआ एक लकड़ी के हथौड़ का लेकर उस लंबू के सामने आकर बोल रहा होता है कि और यही होता है किसी एक बंदे को कुछ ज्यादा बोलने का नतीजा। ये देखने के बाद वो लंबू जोर से चिल्लाने लगता है कि पर तेरा हाथ कैसे हील हो गया, मैं कल ही तो उसे तोड़ दिया था। ये सुनने के बाद यांगू बोलता है हाँ तू सही समय पे याद किया, मैं भी वो भूल ही गया था और उस गिफ्ट के लिए मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट देना ऑलमोस्ट भूल ही गया था। और ये लो, और ये बोल के वो लकड़ी के हैमर से इस पर जोरदार अटैक कर देते हैं और इसके बाद वो लंबू पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद संडू वहां पर आ जाता है, उस लंबू को मारते हुए बोल रहा होता है ये कुटाई हम दोनों को इतने समय बुली करने के लिए, इसीलिए ये ले और ये बोल के और भी कुटाई करने लगते हैं। और ऐसे ही काफी देर उसको कुटाई करने के बाद वो फिर से अपने हेमिटेट को अपने हाथ में लेकर बोल रहा होता है भाई क्या तुझे ये पता है कि मैं यहाँ पर आने के बाद इतना कुछ कभी भी नहीं हुआ था। ये सुनने के बाद यांगू कहते हैं हाँ तूने सही कहा, पर वहां पर जाकर इस हेमिटेट को एक्सचेंज करके मीट खाएंगे तब और भी खुश हो जाएंगे। ये बोल के वो दो लोग वहां से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कुछ देर बीत जाते हैं और रात हो जाते हैं। तब हम संडू को देखते हैं, वो मीट खाते खाते बोल रहा होता है कि आय हाय कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं है, फिर भी मैं मीट खा रहा हूँ। ये सोच के मेरा आंखों से आंसू आने लगते हैं। अगर हम रोज ये मीट खा पाते तो मजा आ जाता। हम यांगू के तरफ देखते हैं, वो उस पप्पी को मीट खिलाते हुए बोल रहा होता है कि अरे भाई ब्लैकी आज मैं मीट खा रहा हूँ और इसके लिए तू भी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए मीट खा लो और एंजॉय करो। तभी वो ब्लैकी उस मीट को सूंघती है पर उसका स्मेल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस वजह से वो ब्लैकी उस मीट को बिल्कुल भी नहीं खाता और वहां से चले जाने लगते हैं। ये देखने के बाद यांगू कहता है कि अगर तुझे मीट नहीं चाहिए तो पूरा मीट मैं ही कर लूंगा, पर इसके बाद मेरे पास आकर बिल्कुल भी कंप्लेंट मत करना कि तूने मेरा शेर का मीट खा लिया, अब मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो। पर वो ब्लैकी इसकी एक भी नहीं सुनती, वहां से सीधा चले जाते हैं। तब संडू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है वो ब्लैकी को ये मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल डायगी नहीं बल्कि एक समझदार डायगी है। सुनने के बाद यांगू कहता है मुझे भी ऐसा लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि वो ब्लैकी इससे पहले कुछ बढ़िया खाना ही खाया है। और ये लोग ये बात कर रहे होते तभी यहाँ पे शीश उसी वांगयान के प्लेस के अंदर। तब वांगयान इन तीनों पर चिल्ला रहे होते हैं कि क्या तूने बोला, वो बच्चा तुम तीनों को कुटाई कर दिया। ये सुनने के बाद वो लंबू कहता है कि हाँ आपने सही सुना, उस बंदे ने हमारे कुटाई कर दिया। ये सुनने के बाद वांगयान बोलती है मैं जानती थी उस बंदे के पास किसी न किसी तरह से मार्शल आर्ट्स स्किल्स है। ये सुनने के बाद वो बंदा और भी मुझे पसंद आने लगा, अब वो बंदा मुझे चाहिए किसी हालत में। सुन मोटे मेरे बात अच्छी तरह से सुन लो, वो बंदा कल रात के लिए मुझे किसी न किसी तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो मोटा कहते हैं कि आपको कंफर्ट करने के लिए मैं हूं ना बिग सिस्टर, तो उस बंदे ही क्यों चाहिए आपको। ये सुनने के बाद वांगयान कहती है क्या तू मेरे हाथ में ये टूथपिक देख रहा है, इससे तेरा हथौड़ा थोड़ा ही बड़ा है और तेरा हिम्मत कैसे हुई मेरे को सेटिस्फाई करने की बात करने की। ये सुनने के बाद वो मोटा कहता है कि बिग सिस्टर आप मेरा बेइज्जती कर रहे हो, इसीलिए मैं उस बंदों को पकड़ूंगा, इसके बाद मैं भी हम दोनों के हथौड़े को कंपेयर करने देखना चाहता हूँ किसका बड़ी है किसका छोटी है। और इसके बाद काफी देर बीत जाते हैं, हम देखते हैं सुबह हो चुका होता है। तब हमारे मेन कैरेक्टर यांगू वहां पर बैठकर मेडिटेट करता करता अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव कर रहा होता है और कल्टीवेट करता करता ये सोच रहा होता है कि वो ग्रैंड सुप्रीम टेक्निक को मास्टर करने के लिए मुझे 9 तरह के नेचुरल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है और उन 9 तरह के नेचुरल एलिमेंट्स से सुबह में आने वाली पर्पल कलर की एलिमेंट भी एक है और मैं महसूस कर सकता हूँ मैं कुछ ही मात्रा में ये पर्पल कलर के एलिमेंट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, फिर भी मेरा ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसीलिए मॉम डैड और मेरा बड़ा भाई तुम तीनों मेरा इंतजार करना और मैं आकर सभी से बदला लूंगा और हमारी यंग फैमिली को फिर से ताकतवर बना दूंगा। तभी दोपहर का तब हम देखते हैं संडू खुदाई कर रहा होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है अपने बॉडी के अंदर से। ये सुनने के बाद तुरंत ही संडू यांगू के पास जाता वो बोल रहा होता है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ सुनाई दिया मुझे। ये सुनने के बाद यांगू कहता है हाँ मैंने भी वो साउंड सुना, इसका मतलब ये है कि तुम लो लेवल की सोल्जर लेवल पर पहुंच चुके हो और कांग्रेस भाई तुम अभी से ऑफिशियली मार्शल आर्ट बन गए हो। ये सुनने के बाद संडू रोते हुए बोल रहा होता है कि भाई मेरा बचपन का सपना था मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बनूं, पर वो सपने को मैं कभी भी सच नहीं कर पाया, पर तेरी वजह से वो सपना अब सच हो गया। ये सुनने के बाद यांगू कहता है कि अगर भाई तुम खुश हो मैं भी खुश हूँ, पर तुझे एक इन्फॉर्मेशन पता नहीं और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि वो सोलर स्टेज पर 4 लेवल होते हैं, लो मीडियम हाई एंड टॉप, और वो सोलर स्टेज के ऊपर भी और भी स्टेजेस होते हैं, इसीलिए हम और भी ट्रेनिंग करेंगे और भी स्ट्रांग बनेंगे। ये सुनने के बाद संडू कहता है हाँ तूने सही कहा, हम और भी ट्रेनिंग करके और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। तभी वहाँ पे ये मोटे हो जाता है और भी बंदे को और बोल रहता है कि यांगू के बच्चे सिस्टर वांगयान अभी तुझे देखना चाहते हैं, इसीलिए चल और मैं भी तेरा देखना चाहता हूँ, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ आ और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना। ये देखने के बाद यांगू अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार वो मोटा सुअर अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो अभी भी मुझे यूज करना चाहती है, पर वो सब तो छोड़, पर वो मोटा कर रहा है कि मेरा कुछ देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है वो। और इसी के साथ ही हमारे ये मानवा का पार्ट 1 यही पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।